हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो हमने स्टार्ट किया था हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट। और इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है किसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस के ऊपर, राइट। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। आज के हमारे टॉपिक्स हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन of energy and degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक एक करके हम एक एक टॉपिक पे जाएंगे, राइट। उससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे कि जब मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, किसकी बात की थी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स क्या मिला था हमें, हाफ 3/2 nRT, 3/2 nRT, राइट। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल क्या मिला था हमें, 3/2 RT। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या मिला था, 3/2 RT by Na, where Na is Avogadro नंबर, राइट। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हमें क्या फाइंड करना है, एक न्यू एक्सप्रेशन फाइंड करना है। किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था, क्या देखा था, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने कुछ ऐसे देखा था, नंबर ऑफ मोल्स कैन बी डिफाइंड एज गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास, और number of moles is defined as in the form of number, that is number of molecules upon Avogadro number, number of molecules upon Avogadro number, ठीक है। तो अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर फिल करता हूं तो क्या बनता है, देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एन की जगह क्या लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर इंटू आरटी। फिर उसके बाद हमने देखा था, ये क्या देखा था, रियल गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगाड्रो नंबर, दोनों कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, एक न्यू कांस्टेंट लिखते थे, दैट इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। तो अगर हम इस इक्वेशन में R/Na को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख दे, R/Na को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख दे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 n इंटू KBT, n इंटू KBT। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके लिए है, n मॉलिक्यूल्स के लिए, n मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए है ये, n मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। हाँ, यानी दिस equation is for n moles, this equation is for n moles or small n. If we want the kinetic energy of one molecule, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इस n को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दूं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स और टोटल मोल्स divided by number of molecules will be equal to 3/2 KBT। तो ये मिल जाएगा मुझे क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अगर n मॉलिक्यूल्स के लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल मॉलिक्यूल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो ये फॉर्मूला याद रखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ
वन मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल का आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, 3/2 kBt। अगर आपको n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो क्या बन जाएगा ये, या तो 3/2 कैपिटल N kBt लिखो, या तो 3/2 स्मॉल n इंटू RT लिखो। इट्स वन एंड द सेम, बिकॉज मुझे यही फॉर्मूले से ये मिला है, 3/2 स्मॉल n RT से ही मुझे क्या मिला है, 3/2 कैपिटल N इंटू kBt मिला है। ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये था हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्म। तो आपने यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या याद रखा था, 3/2, या तो यहाँ से भी डायरेक्टली याद रख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 R बाय एन क्या होता है, kb, तो kb इंटू टी। अगर आपको वन मॉलिक्यूल का एक नया फॉर्म भी मिल जाएगा, क्या हो जाएगा वो, 3/2 kb टी। ठीक है, तो ये याद रखो। अब 3/2 kb इंटू टी। अभी हम देखते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही बोला गया है, जब हम डायग्राम देख रहे थे किसका, मॉलिक्यूल का, तो हमें पता है दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। मतलब ये अलोंग एक्स भी जा सकता है, ये अलोंग वाई भी जा सकता है, और ये अलोंग जेड भी जा सकता है, राइट। फिर हमने क्या लिया था कि अगर इसकी वेलोसिटी v है, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो ये बन जाएगा vx दैट इज वेलोसिटी अलोंग x, ये बन जाएगा vz दैट इज वेलोसिटी अलोंग y, ये बन जाएगा vy दैट इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ये हमने पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, और हमने लिखा था v वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ vx बार प्लस वेक्टर ऑफ vy बार प्लस वेक्टर ऑफ vz बार। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में एडिशन लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग काइनेटिक एनर्जी में भी लिखेंगे, सिमिलरली हम लोग किस में लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी में भी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी में कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वी इज एक्चुअल वेलोसिटी एंड वी एक्स वी वाई वी जेड आर द कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी, राइट। तो ये देखो यहाँ पर जहां पर v है वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अलोंग x एक्सिस प्लस काइनेटिक एनर्जी अलोंग y एक्सिस प्लस काइनेटिक एनर्जी अलोंग z एक्सिस, बराबर। अगर वेलोसिटी को तीन पार्ट में हम लोग तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हम काइनेटिक एनर्जी को भी तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। क्यों रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने वेलोसिटी कौन सी ली, वी एक्स प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 kBt, 3/2 kBt, बराबर। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, बिकॉज दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, 3/2 kBt, kBt, ठीक है। तो दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब यही जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी अलोंग x डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन एंड अलोंग z डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, 1/2 kBt प्लस 1/2 kBt प्लस 1/2 kBt। मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल एनर्जी कितनी थी, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 3/2 kBt।
यही जो 3/2 केबीटी है वो इक्वली क्या हो गई, डिवाइड हो गई अलॉन्ग ईच एक्सिस। अलॉन्ग ईच एक्सिस क्या हो गई है, तीनों इक्वली डिवाइड हो गए, राइट। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, हाफ केबीटी। अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हाफ केबीटी, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी हाफ केबीटी। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी पता हो हमें, और हम जब उसको अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम इसे कहेंगे इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वी पार्टीशन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और ये अलॉन्ग जेड एक्सिस है। So this is there is the equal distribution of kinetic energy in each direction. In each direction, this is called as law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy. मतलब अगर ये जो मॉलिक्यूल है वो अगर 3 डायरेक्शन में जा सकता है, 3 डायरेक्शन में जा सकता है, तो हर एक डायरेक्शन में उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। एग्जाम्पल के साथ देखें हम लोग कि हम बोले kinetic energy of one molecule is 6 जूल। क्या बोला मैंने, एक मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 6 जूल का काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स क्या हो जाएगा, 2 जूल। काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग वाई क्या हो जाएगा, 2 जूल। काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग जेड क्या हो जाएगा, 2 जूल। मतलब क्या होगा, जितनी भी एनर्जी रहेगी किसकी, एक मॉलिक्यूल की, वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। दिस इज नथिंग बट इक्वी पार्टीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हर एक एक्सिस के अलॉन्ग कितनी एनर्जी डिवाइड हो रही है, हाफ केबीटी। हाफ केबीटी क्यों, बिकॉज यार एक मॉलिक्यूल के पास कितनी है, 3 केबीटी। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 केबीटी। तो यहां पर आपको याद क्या रखना है, एनर्जी in each direction is half kbt। फिर चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, या चाहे वो z एक्सिस हो, किसी भी डायरेक्शन में जाए उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ केबीटी। क्योंकि हमें पता है एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है, 3 केबीटी। और ड्यू टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हर एक डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या होगी, इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अलॉन्ग ईच एक्सिस और अलॉन्ग ईच डायरेक्शन। द एनर्जी इज हाफ केबीटी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज 3/2 केबीटी। ठीक है, तो ये था अपना क्या, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ईच मॉलिक्यूल एनर्जी इन ईच डायरेक्शन इज हाफ केबीटी। ठीक है, तो ये याद रखो, ये याद रहेगा आपको, एनर्जी ऑफ इक्विपार्टीशन। तो आगे के दोनों कंसेप्ट दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड स्पेसिफिकेट इजीली समझ जाएगा आपको। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट द अलाउंस ऑफ द मॉलिक्यूल इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब अगर मैं एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करूं, अगर मैं किसी भी एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करूं, तो ये कितने डायरेक्शन में इजीली फ्रीली मूव हो सकता है, कितने डायरेक्शन में फ्रीली मूव हो सकता है, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ये ऊपर जा सकता है अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये आगे जा सकता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये इस तरफ भी जा सकता है अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो इसका जो एक मॉलिक्यूल का कितने मोशन पॉसिबल है, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई एंड अलॉन्ग जेड। तो एक मॉलिक्यूल का इन थ्री डायरेक्शन मोशन इज पॉसिबल। एक मॉलिक्यूल का कितने डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, 3 डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल। इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद क्या रखना है, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को अगर ऐसे ही छोड़ दे तो वो कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है फ्रीली, कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है फ्रीली, उसी को क्या कहेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहेंगे उसको हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या लिखेंगे आप लोग, हमें डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, इट इज
defined as total number of coordinate total number of coordinate in which gas molecules can move freely. कैन मूव फ्रीली. टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब देखो, अगर मैं इसको एक मॉलिक्यूल मानूं तो ये अलोंग एक्स मूव हो सकता है, अलोंग वाई मूव हो सकता है और अलोंग जेड भी मूव हो सकता है. तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग, ये वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग और ये जेड कोऑर्डिनेट के अलोंग ये फ्रीली मूव हो सकता है. तो अगर मैं फॉर मोनो एटॉमिक की बात करूं तो इसकी बात करूं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की या मोनो एटॉमिक गैस की. मोनो एटॉमिक गैस मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने एटम्स है, एक ही एटम है, उस गैस को हम क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक गैस. फॉर एग्जांपल हीलियम. एग्जांपल कौन सा लिया मैंने, हीलियम. ठीक है, तो अगर मैं यहां पर हीलियम को रखूं, हीलियम का एक एटम लिया, तो he is free to move in x direction, he is free to move in y direction and he is free to move in z direction. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3. ठीक है, और इसको बोलते हैं दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ट्रांसलेशन मोशन. ट्रांसलेशन मोशन क्यों, देखो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है. अलोंग एक्स जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, अलोंग वाई जाएगा तो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, अलोंग जेड जाएगा तो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा. तो अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल की बात करूं, इफ I speak about the single molecule, it has 3 degree of freedom in translation motion. In translation motion मतलब इसका जो भी मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ट्रांसलेशन बोलो या तो लीनियर बोलो, इट्स वन एंड द सेम. ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आजादी किसकी, मॉलिक्यूल की, वो कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे. ठीक है, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल दैट इज मोनोएटॉमिक की बात की तो वो कहाँ जाने के लिए फ्री है, वो इजीली लीनियर मोशन परफॉर्म कर सकता है अलोंग एक्स, लीनियर मोशन परफॉर्म कर सकता है अलोंग वाई और लीनियर मोशन परफॉर्म कर सकता है अलोंग जेड. तो इस तरह से हमें पता चला देयर आर 3 पॉसिबल लीनियर मोशन ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन. दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक है, ये लीनियर ट्रांजिशनल एंड लीनियर क्यों समझा, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली. अलोंग एक्स जाएगा तो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, अलोंग वाई जाएगा तो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा एंड अलोंग जेड जाएगा तो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा. अगर आपको पूछा गया था एनर्जी ऑफ दिस हीलियम मॉलिक्यूल अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्या पूछा आपको, एनर्जी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन के अलोंग उसकी एनर्जी कितनी है. तो अभी हमने देखा था किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है, हाफ kB/t. अलोंग y कितना रहेगा, हाफ kB/t और अलोंग z भी कितना रहेगा, हाफ kB/t. और पूरे मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल की बात करें अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल तो उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, 3/2 kB/t. याद रखो, स्टेटमेंट याद रखो, एनर्जी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक डायरेक्शन बोला तो हाफ kB/t. यहां पर क्या बोला गया है, एनर्जी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल मतलब पूरे मॉलिक्यूल की बात की है तो 3/2 kB/t, मतलब x का, y का और z का एडिशन. तो ये हो गया अपना क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस के बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस के बारे में. एक और छोटा सा फॉर्मूला भी है टू फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. टू फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम देयर इज अ स्मॉल फॉर्मूला जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, बट रेफरेंस के लिए आप उसको याद कर सकते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3 into n minus r.
3 इंटू एन माइनस आर। ये क्या है आपका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है। अगर आपको याद रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने बोला है तो आप इजीली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। कैसे देखो, यहाँ पर एन क्या होता है, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। मतलब हमें जो स्ट्रक्चर गिवन है या सिस्टम गिवन है वो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। और आर होता है रेस्ट्रिक्शन। आर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन। अब देखो अगर मैं मोनोटोमिक के लिए फॉर्मूला यूज करूं एफ इज इक्वल टू 3, अब नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल फॉर मोनोटोमिक इज 1 माइनस। अब देखो इस एक मॉलिक्यूल को कोई रोकने वाला है क्या, इस एक मॉलिक्यूल को कोई रोकने वाला है नहीं। वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो अलोंग एक्स भी जा सकता है, अलोंग वाई भी जा सकता है, अलोंग जेड भी जा सकता है। उसकी मर्जी है उसको किस डायरेक्शन में जाना है, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस रेस्ट्रिक्शन इज ऑलवेज 0। याद रखो, फॉर मोनो एटॉमिक गैस रेस्ट्रिक्शन इज ऑलवेज 0 बिकॉज इट इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, दैट इज अलोंग एक्स, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 इंटू 1 इज 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया मोनोटोमिक के लिए, 3 हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखो दैट द restriction for monoatomic gas is 0 because it is free to move in all given direction, that is x, y and z। तो ये हो गया हमारा मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। along any axis its energy is half kBT and the energy of whole monoatomic molecule is 3/2 kBT and this monoatomic molecule only perform which motion, translational और linear मोशन, ट्रांसलेशन और लीनियर मोशन। ये याद रखो मोनोएटॉमिक में। ठीक है, क्या क्या याद रखने बोला मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, हर एक डायरेक्शन के अलग उसका एनर्जी कितनी है, हाफ केबीटी, और पूरी मॉलिक्यूल की या पूरे एटम की एनर्जी कितनी है, 3/2 केबीटी, और एंड इट्स परफॉर्म विच मोशन, लीनियर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन। ये हो गई हमारी किसकी बात, मोनोएटॉमिक गैस की। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इच इन विच gas molecule can move freely। अब बात करते हैं डायटोमिक की। किसकी बात करेंगे अभी हम, डायटोमिक। डायटोमिक मतलब दो एटम्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2, N2, HCl, O2, ये जो गैसेस है कौन से। अब हमारा है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। अभी देखो इसमें कुछ कंडीशंस है जो याद रखनी पड़ती है अपने को, वो अच्छे से समझो। वो क्या करो, अच्छे से समझो, अच्छे से ध्यान दो। अब देखो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स के कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहले डाई मतलब 2, तो हमें पता है हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं या कितना एटम्स है, 2 एटम्स है। इनके बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको इससे एग्जांपल चाहिए तो आप H2 ले सकते हो, O2 ले सकते हो, N2 ले सकते हो, HCl ले सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल है अपने पास। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। मतलब डायटोमिक में हमारे पास कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, और उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये क्या है हमारा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखो जब हम स्टडी करते हैं डायटोमिक की, व्हेन वी डू द स्टडी ऑफ डायटोमिक, हम मानते हैं ये इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना है वो रिजिड है। वो क्या है, रिजिड है। ये बॉन्ड क्या है, रिजिड है, मतलब इतना टाइट है कि वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को स्लाइटली भी हिलने नहीं देगा। आपने डंबल देखा होगा, यहाँ पर क्या होते हैं, 2 हैवी वेट्स होते हैं और बीच में क्या होता है, बार होता है छोटा सा, बराबर। अब ये जो हैवी वेट्स है वो ना इस बार के इस तरफ जा सकते हैं ना इस तरफ जा सकते हैं। मतलब ये बॉन्ड क्या काम कर रहा है, इट एक्ट लाइक अ रिजिड बॉन्ड। ये सिर्फ स्टडी के लिए है, इट इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मतलब ये जो हमारा जो बॉन्ड बना है वो इतना रिजिड है कि ये
फर्स्ट मॉलिक्यूल को ना इधर थोड़ा भी जाने देगा और इस मॉलिक्यूल ना इधर या उधर जाने देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच का मोशन रेस्ट्रिक्ट कर देगा पूरी तरह से। इन दोनों के बीच का मोशन क्या कर देगा, ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा। मतलब ना ये इसको छोड़ के कहीं जा सकता है, ना ये इसको छोड़ के कहीं जा सकता है। क्लियर है। तो हम फॉर स्टडी पर्पस हम क्या मानते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, रिजिड है। क्या है वो, रिजिड। वो इतना रिजिड है कि एक के अलावा दूसरा मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर सकता, एक के अलावा दूसरा मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम इस डायटोमिक मॉलिक्यूल को यहां रख दे, राइट, तो इसका मोशन देखो कहां कहां हो सकता है। ये जो मॉलिक्यूल है डायटोमिक वो इस तरफ मूव कर सकता है इसके साथ, हाँ या नहीं। ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो इस तरफ मूव कर सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, आराम से कर सकता है। पर दोनों साथ साथ करेंगे। दोनों कैसे मूव करेंगे, साथ साथ करेंगे। अलोंग एक्स भी जा सकता है, ये इसको हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं तो ये अलोंग वाई भी जा सकता है। इसको हम इस तरफ भी लेके आ सकते हैं तो ये अलोंग जेड भी जा सकता है, तो ये अलोंग जेड भी जा सकता है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के देखो, डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म ट्रांसलेशन और लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन और लीनियर मोशन। कितने, 3। कितने, 3। अलोंग एक्स भी लीनियरली मूव कर सकता है, अलोंग वाई भी लीनियरली मूव कर सकता है, अलोंग जेड भी लीनियरली मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मैंने यहाँ पर क्या लिया, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये ऐसे भी मूव कर सकता है, ये आगे भी जा सकता है और ये ऊपर भी जा सकता है। तो इसके लीनियर मोशन कितने हो गए, अलोंग एक्स, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड। तो इसके कितने मोशन हो गए, लीनियर मोशन 3 हो गए। अब देखो इसी को मैं पहले ये कैसे मूव कर रहा था, ऐसे 1 2 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब देखो इसी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे रोटेट भी कर सकता हूं। इस डायटोमिक मॉलिक्यूल को मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे रोटेट भी कर सकता हूं। इसको ऐसे रखा था ना मैंने, इसको अलोंग एक्स लेके जा सकता हूं, अलोंग वाई लेके जा सकता हूं, अलोंग जेड लेके जा सकता हूं। इसको मैं देखो ऐसे रोटेट भी कर सकता हूं, बराबर। तो ये एक टाइप का रोटेशन हो गया। कैसे, अलोंग वाई एक्सिस। कैसे रोटेशन, क्योंकि ये मेरा क्या था, वाई एक्सिस था। तो ये क्या हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है। ये एक ऐसा रोटेशन परफॉर्म कर सकता है और एक ऐसा रोटेशन भी परफॉर्म कर सकता है, हाँ या नहीं। 3 लीनियर मोशन तो थे ही इसके, ये अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड तो जा ही सकता था। पर ये ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है और कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है ये, हाँ या नहीं। तो इसके 2 रोटेशनल मोशन भी पॉसिबल है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो डायटोमिक के पास 3 ट्रांसलेशन मोशन तो थे ही, बट उसके पास 2 रोटेशनल मोशन भी आ गए। कैसे मोशन आ गए, रोटेशनल मोशन भी आ गए, ठीक है। 3 ट्रांसलेशन मोशन तो थे ही, पर उसके पास अभी 2 रोटेशनल मोशन भी आ गए। कैसे आ गए, वापिस समझो। रोटेशनल मोशन कैसे मूव कर रहा है, एक ऐसे, ठीक है, और दूसरा ऐसे। डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोला था हमने, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन विच इट कैन मूव फ्रीली। अब देखो ये लीनियर मोशन कितने डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है, अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड। तो लीनियर मोशन हो गए 3 प्लस रोटेशनल मोशन कितने परफॉर्म कर सकता है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5। ये फॉर स्टडी पर्पस हम लोग मानते हैं। तो फॉर स्टडी पर्पस द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, कितना है, 5। अगर हम फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूले से भी यही आता है, क्या देखते हैं, F इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस R3। एन कितने हैं, 2 है। अब ये देखो ये बॉन्ड क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन की तरह काम करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन कितना है, 1। तो 6 माइनस 1 कितना आया, 5, ठीक है। तो फॉर्मूले से भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। पर मैंने क्या बोला, दिस इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस, दिस इज ओनली फॉर स्टडी
पर्पस, राइट। अभी अगर इसके एक्चुअल वर्किंग देखें, हम इसके एक्चुअल वर्किंग देखें, तो ये जो बॉन्ड है वो रिजिड नहीं होता। एक्चुअल में ये जो बॉन्ड है वो रिजिड नहीं होता, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अलॉन्ग एक्स वाइब्रेट भी कर सकते हैं। एक्चुअल में, इन एक्चुअल द बॉन्ड इज नॉट रिजिड, द बॉन्ड इज नॉट रिजिड, बॉन्ड रिजिड नहीं है। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स है उसको अगर मैं ऐसे स्लाइटली बॉन्ड से दिखाऊं, रिजिड नहीं है ना, तो स्लाइटली दिखा है उसके बीच में, मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, ऐसा स्लाइटली है, तो ये क्या कर सकता है, ये ऐसे वाइब्रेट भी कर सकता है। ये मॉलिक्यूल अलॉन्ग एक्स ऐसे वाइब्रेट करेगा और ये भी मॉलिक्यूल अलॉन्ग एक्स ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल मोशन भी होते हैं। 2 वाइब्रेशनल मोशन भी होते हैं, किसके, डायटोमिक मॉलिक्यूल के। अगर स्टडी की बात करें तो 3 लीनियर, 2 रोटेशनल, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया। पर एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो बॉन्ड बोला है हमने, जिसको रिजिड माना है हमने, एक्चुअल में वो रिजिड नहीं होता, एक्चुअल में वो रिजिड नहीं होता, राइट। तो वो बॉन्ड रिजिड नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करेगा और ये सेकंड मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि मूव हो रहे हैं ना, ये क्या हो रहे हैं, ये मूव हो रहे हैं। तो एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है डायटोमिक का, एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल, दैट इज 7, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज द एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो आपको याद रखना है कितने हैं, 7 है। 3 ट्रांसलेशन की वजह से, 2 रोटेशनल की वजह से एंड 2 फॉर वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन। अगर हम एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें, एनर्जी की, ट्रांसलेशन मोशन में, तो यहां तक तो क्लियर है, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात करें, अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी इज द एडिशन ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोशन, मतलब जितने भी मोशन में काइनेटिक एनर्जी, जितने भी मॉलिक्यूल्स का मोशन हो रहा है जिस भी डायरेक्शन में, उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। एनर्जी किस किस का एडिशन होगा, सबसे पहले वो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, बराबर, उसके बाद वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद वो वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये 3 टाइप के मोशन है हमारे पास, हमें पता है ट्रांसलेशन मोशन में कितने हैं, 3 ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन 2 प्लस वाइब्रेशनल कितने हैं, 2। अब हर एक का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग है, हर एक का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग है। हमें पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ कब, जब ये क्या हो रहा है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल ऑब्जेक्ट हमने फाइंड किया था फॉर रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल ऑब्जेक्ट क्या फाइंड किया था हमने, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ I⍵², क्या होता है, ½ I⍵²। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिराइव किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो रोटेशनल होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, ½ I⍵²। ये जो वाइब्रेशनल है, क्या है, वाइब्रेशनल, ये वाइब्रेशनल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 5 और 6 आपके सिलेबस का, उसमें हम देखेंगे। अभी सिर्फ याद रखो कि वाइब्रेशनल का काइनेटिक एनर्जी कैसे आया, वाइब्रेशन का काइनेटिक एनर्जी कैसे आया वो सिर्फ याद रखो, क्या रखो, याद रखो। उसका काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन इज ½ mU² प्लस ½ kr²।
वेर m इज मास ऑफ द मॉलिक्यूल, u इज वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन। u क्या है अपना, कितनी वेलोसिटी से वो वाइब्रेट हो रहा है। r इज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, एंड k इज फोर्स कांस्टेंट। ये सब हम देखेंगे किसमें, ऑसिलेशन में। टेंशन मत लो, सिर्फ याद रखो, ठीक है। यहां पर मुझे पता है I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये याद रखो किसके लिए, लीनियर के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और वाइब्रेशनल के लिए क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर। फिर आर इज हमने देखा डायटोमिक मॉलिक्यूल थे, इनके बीच में कोई डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था उसी को हम क्या कहते हैं, आर। के इज फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लीनियर मोशन कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर 3 बार लिख दिया। रोटेशनल कितने हैं, 2 है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और वाइब्रेशन का है ना, ये जो फॉर्मूला है पूरे के पूरे वाइब्रेशन का है, तो फॉर्मूला फॉर पूरे के पूरे वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर। तो ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला, किसके लिए, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। कभी कभी आपको इसके ऊपर कोई एमसीक्यू आ जाता है, न्यूमेरिकल नहीं आता, कोई टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं आएगा। सिर्फ डायटोमिक में याद क्या रखना है, उसके कितने मोशन होते हैं, 7 मोशन होते हैं, 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कैसे, हर एक मॉलिक्यूल अलोंग एक्स वाइब्रेट करेगा। पर स्टडी के लिए हम लोग कितने लेंगे, सिर्फ 3 लीनियर और 2 रोटेशनल। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेना है हमें, 5 ही लेना है। मतलब ये जो टर्म है कौन सा, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ के स्क्वायर, इसको स्टडी में इंक्लूड नहीं करना है, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट बेसिस पे ही है, ठीक है। तो ये था अपना क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हमें पता है हर एक डायरेक्शन में एनर्जी अगर मुझे चाहिए तो क्या होती है, वो हाफ के बी टी, ठीक है। एनर्जी इन इस डायरेक्शन इज हाफ के बी टी। तो यह था अपना मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक का फॉर्म और डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कितने कोऑर्डिनेट्स में वो इजीली या फ्रीली मूव कर सकता है, कौन, या तो डायटोमिक या मोनोएटॉमिक या कोई भी गिवन मॉलिक्यूल कितने डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। फॉर्मूला देखा था हमने, क्या था वो फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस आर। ये आपको यूज आएगा किसमें, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इजीली डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, ठीक है। ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद, कोई जरूरत नहीं इसको याद करने की। पर याद इसमें आपको एक एमसीक्यू आता है कभी कभी, किसमें, वाइब्रेशन के ऊपर। वाइब्रेशन के ऊपर आपको एक एमसीक्यू आता है, वो याद रखो सिर्फ। क्या आता है, इस वाइब्रेशन के ऊपर एक एमसीक्यू आता है। देखो वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर। अब हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और ये जो होता है ना हाफ के आर स्क्वायर, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। हाफ के आर स्क्वायर, ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। मतलब किसी कोई भी जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी इससे देते हैं हम लोग, हाफ के आर स्क्वायर से। तो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वेयर हाफ एम यू स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एंड हाफ के आर स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम और ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है।
वाइब्रेशन, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम। ये आपको किसमें पूछते हैं, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछते हैं। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।